अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा एक बात भाई, मुझे झूठ नहीं पसंद अब्दुल्ला। क्या झूठ बोला जा रहा है आपसे? ये है कि रोज हमें कराची वालों को बताया जाता है जी क्या बारिश होने वाली है, वो तैयार हो जाए, और मूसलाधार और धुआंधार और पता नहीं क्या क्या। नहीं हुई, मतलब होती है थोड़ी तावा तावा। आपको बताया जा रहा है कि बारिश होने वाली है, ये नहीं कहा जा रहा था गुज़श्ता 2-3 रोज से कि आज होने वाली है। बारिश होने की पेशगोई आज के दिन से, यानी कि पीर के रोज से। ना वीकेंड की बात हुई थी, फ्राइडे को हमने ये बात की थी, हमने वादा भी ऑलमोस्ट कर दिया था कि होगी, कुछ मौसम बेहतर होगा, और फिर साथ दुआ भी हमने की थी कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। वो ऐसी दुआ पूरी हुई कि हुई नहीं। मुझे लगता है कि आज आपका ये शिकवा भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आज 90% चांसेस ऑफ रेन दिखाए जा रहे हैं। फोन पे देखा है आपने? अपने ये जो 90 जब परसेंटेज आ जाती है ना, मुझे पता होता है ये फोन उठा के देखा है, फोन धोखा दे रहा है, काफी दिनों से धोखा दे रहा है, कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने इन्हें कहा था कि इतना गुस्सा ना करें, पता चले फिर इतनी बारिश हो और हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। आपको पता है ना कि एक हद से अगर तजावुज कर जाए कराची में बारिश, तो वो अर्बन फ्लडिंग और बिजली के निज़ाम और तमाम तर सिलसिला ही दरहम बरहम हो जाता है। और माशाल्लाह आप जहाँ रहती हैं वहाँ से तो निकलने के लिए फिर कश्तियाँ निकालनी पड़ती हैं लोगों को घरों से। ऑन एयर टीवी पे मतलब बेइज्जती टाइप सीन हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। खैर जो भी बारिश हो, अल्लाह ताला से ये दुआ है हमारी कि रहमत बनकर बरसे, जहमत बनकर ना बरसे। और साथ ही सरदार सरफराज साहब आज होंगे। आज तो हमने ना उनसे पूछ ही लेना है कि ये क्या हो रहा है। रोज आप हमें कुछ और वादे करते हैं, होता कुछ और है, यानी आप कहीं और बारिश भेज रहे हैं, हमने सारा उन पे मलबा डाल दिया। मैं इसीलिए, मैं वैसे यूजुअली बच्चे खेलते हैं क्योंकि, तो मैं चाहता हूं कि जानवर जरा जल्दी घर आ जाएं, लेकिन बारिश में जानवरों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपने डिले किया हुआ है और ये तो पूरा हफ्ता ही है। फ़ोन की फोरकास्ट जो है ना, टेलीफोन की फोरकास्ट है, आपको बारिश दिखा रही है। अब लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर ईद पे मौसम अच्छा हो जाए, हल्की बारिश हो, तो बारबेक्यू का मजा ही और होगा। मतलब हम आगे पहुंच गए हैं, हम बारिश यानी हो गई, फिर हम बारबेक्यू करें। अब्दुल्ला होल्ड ऑन, अभी पहले बारिश होने तो बाद में बारबेक्यू होगा। तो ये हमारे फेस्टिव सीजन जब आता है ना, जैसे ईद बकरा ईद करीब आ रही हो, तो लिटरली सियासी बातें करने का अंदर से जी नहीं चाह रहा होता। लेकिन क्या करें कि कल भी लिटरल मतलब क्या चल रहा था टीवी पे, एक तरफ वो शहबाज गिल आ रहे थे, दूसरी तरफ वो अता तारड़ साहब कुछ इरशादात कर रहे थे, थोड़ा खेओस है। हाँ, बहुत ज्यादा रिपीट टेलीकास्ट वैसी चीजें लगना स्टार्ट हो गई हैं, वही। और हमें लगता है कि बस इससे ज्यादा फजूल बात तो हो ही नहीं सकती। हाँ, एनीवे ये ही तो सारा डिस्कशन करना है, तो मेरा ख्याल है माइंड बना ले। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको आज, अभी नहीं जाने से पहले आज के शो में बताऊंगा, एक जो टेक्निक या फिर एक तजर्बा जिससे मैंने ये सीखा है कि आप किस तरह से एक बेहतर और अच्छा और सस्ता जानवर खरीद सकते हैं। जादू वो बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है ये, कोई आपने कुछ पढ़ के फूका होगा कि चीज एकदम से सस्ती हो जाए, वरना नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको शेयर करूंगा कि आपने क्या करना है, कहाँ से जाकर खरीदारी करनी है। लेकिन अभी नहीं, उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा अगले घंटे तक के लिए। और सबसे पहले चूंकि हमने कह दिया है ये कि आप बारिश की तवक्को कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अभी भी सकते हैं पर जोर है, तो हम जरा एग्जैक्ट सूरत हाल मालूम करते हैं। अच्छा जी, मेट ऑफिस क्या कह रहे हैं जी? मेट ऑफिस की बार बार पेशगोइयों के बावजूद कराची वाले जुमे से आसमान को देख रहे हैं जी कि क्या होना है क्या नहीं होना। लगान वाला सीन याद आ रहा है मुझे, क्रिकेट मैच वाला। बिल्कुल वही सीन था। और ना बादल गरज रहे हैं और ना ही बारिश बरस रही है, बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा। और नॉर्थ कराची समेत रात गए बाज इलाकों में चंद मिनट के लिए हल्की फुल्की से बारिश जरूर हुई, लेकिन उसको तो हम फुहार कहेंगे, हम बारिश भी नहीं कहेंगे। और अब महकमा मौसमियात ने शहरियों को मजीद इंतजार का मशवरा दे दिया है, और कहा जा रहा है कि मंगल और बुध को तेज बारिश हो सकती है। सिंध के ज़ेरी इलाकों की बात की जाए तो आज से बारिश का इम्कान है, और इस्लामाबाद, पंजाब, भलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कहीं कहीं आज बारिश हो सकती है। वैसे वहाँ कहीं कहीं काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। मॉनसून का तगड़ा सिस्टम जो है इस वक्त मुल्क में मौजूद है, और इसलिए कराची वाले जो हैं वो ज़्यादा मायूस ना हो। ये आज नहीं तो कल कराची वाले एक मूसलाधार बारिश का नज़ारा देख सकते हैं पे जोर है, देखेंगे, ये हम नहीं कह रहे। बाकी तो मामलात अल्लाह मियां के हाथ में ही है। सबकी नज़रें सिंध हुकूमत के इंतजामात पर हैं ऑल्दो, और हमारी भी वहाँ नज़र है, क्योंकि इस वक्त भी बहुत से नाले ऐसे हैं जो साफ़ नहीं किए जा सके हैं। शहर की बाद सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। आम हालात में भी वहाँ लिटरली गाड़ी चलाना मुश्किल होता है और जान जोखों का काम लगता है। ऐसा लग रहा है कि अगर तेज़ बारिश हो गई
तो मामूलात ज़िंदगी तो हमेशा की तरह मुतासर होंगे ही। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा तैयारी जान लेते हैं कि कराची में पर्टिकुलरली और दीगर सिंध के अजला और शहरों में मानसून की क्या प्रेपरेशन है। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। शर्जील साहब, आवाम को तो महकमा मौसमियात ने बड़ा ख़बरदार किया हुआ है और ज़्यादा बारिश की पेशगोई भी है, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी दी हुई है। आप बताइए अब क्या आपके पास खबरें हैं? अगर ये खबरें एक्यूरेट हुई तो इंतज़ामात आपके मुकम्मल हैं और कितने दिन आवाम मोहतात रहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जो मेट डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ टाइम्स पर वार्निंग्स भी देता है और इंटीमेशंस भी देता है। तो बीच में थी कि हैवी रेन्स होंगे, लेकिन फिर मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी वो कोई तूफान भी आना था, वो भी टल गया है। तो ये तो उनका डिपार्टमेंट काम है, लेकिन कुदरती चीज़ें हैं। कुदरती चीज़ों में कभी कभी उनके पास एक प्रेडिक्शन होती है, फिर वेदर चेंज होते देर नहीं लगती। तो इसमें डर खौफ की बात नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा शर्जील मेमन साहब, अवाम को सबसे बड़ी फिक्र यही है कि सिंध हुकूमत बता तो रही है कि नाले साफ़ हैं और तैयारी जो है वो पूरी है, लेकिन नालों में भरा कचरा जो है वो इस दावे की क्लियर नफ़ी कर रहा है। तो कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये सब देखते हुए भी आप पर पूरे एतमाद है कि सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बनेगी? देखिए जी, गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन की हुई है। सिंध में इस वक्त खुसूसी तौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो तमाम नालों की सफाई भी कर रहा है। उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी एक अलग है, वो भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और अब तो सॉलिड वेस्ट के बाद तो कचरा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में उठाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है और घरों से उठाया जा रहा है। उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि नालों में जब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसूलन जब कंस्ट्रक्शन में कोई अगर आप कोई घर डिमोलिश करते हैं या कोई बिल्डिंग डिमोलिश करते हैं तो उनके लिए साइट्स रखी गई हैं जहाँ पे उन्होंने उस पूरे बिल्डिंग मटेरियल को डंप करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, अपना पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में जहाँ पे करीबी नाला नज़र आता है वहाँ पे वो डंपर जो है वो पूरा मलबे का वो फेंक देते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली कचरा भी नालों में फेंकते हैं। तो ये चीज़ें चैलेंज है ये हमारी सोसाइटी में, लेकिन उसको फिर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जी तमाम जितने नाले हैं उनको फौरी तौर पर सफा किया जाए। और काफ़ी जगहों पर सफाई जो ये ज़्यादा बहुत सारे नाले हैं और बहुत ज़्यादा नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स भी थी, उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट को भी डिमोलिश किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, सबका ये फ़र्ज़ है कि जी हर सूरत में अपनी सफाई को खुद मेंटेन करें और नालों वगैरह में जो इस तरह की चीज़ें वो ना फेंकें। ड्यूटी ऑफ एवरीवन तो है, शहरियों की जिम्मेदारी से हमें कभी इनकार नहीं होता, लेकिन सर्टनली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर आप ही लोगों के लिए है, ये नाले साफ़ करना, ये इंतज़ामात मुकम्मल करना। एक और बात ये है कि सर्टनली कराची वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है अभी पीपल्स बस सर्विस। सर लोगों को कुछ आराम भी मैसर आया है, सहूलत भी मिल रही है। और एक दिन ऐसा हुआ हफ्ते वाले दिन गालिबन के मुसाफिर परेशान हो गए, अमले ने छुट्टी कर लिया अचानक से। तो सर वो ज़रा इंक्वायरी की आपने? ये होता नहीं है यूजुअली, अनप्रेसिडेंटेड आया हो और अगले दिन छुट्टी हो जाए, तो क्या वजह बनी? और दूसरा ये कि ये बसें ज़रा नीची लग रही हैं एज एन रोड लेवल से, तो क्या बारिश में ये चलाना मुमकिन होगा? देखिए जी, जो हमारी मेन आर्टरीज हैं उसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बस सर्विस चल सकेंगी। और ज़्यादा अगर कहीं पे लो लाइन एरियाज हैं तो वहाँ पे अगर देखेंगे कि वहाँ पे वक्ती तौर पर पानी भी जो होता है रेन वाटर वो कोई कुछ टाइम के लिए होता है, तो वक्ती तौर पे अगर उनको कुछ टाइम के लिए रोकना भी पड़ा तो उन बसों के लिए और मुसाफिरों के लिए हम वो रोक भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक आपने हफ्ते की बात की, बिल्कुल ये एक कंप्लेंट आई थी कि क्योंकि जब डीजल के रेट्स बढ़े थे तो डीजल की सप्लाई थोड़ी कम हो गई थी, तो डीजल की सप्लाई की वजह से थोड़ा लेट ऑपरेशन सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फिर टाइमली वो सारी बसेस आ गई थी और वो काम हो गया था। लेकिन एक और चीज़ में मैं वाज़ेह करता चलूँ, ये नई सर्विस शुरू हुई है तो शुरू में हमें पता है कि कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जो 100% परफेक्शन नहीं होगी। लेकिन जिस कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनको हमने सख्ती से पाबंद किया हुआ है और उनको हम दिन में कोई काफ़ी दफ़ा हम भी उनको इंटीमेट करते रहते हैं जी कहीं पर कोई कंप्लेन आ रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रिंसिपली सर्विस इज़ गुड
लोगों की सहूलत के लिए है। किराया बहुत मुनासिब है, जिसपे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोग भी हैरान भी हैं कि इतना सस्ता किराए में इतनी अच्छी ऐसी एयर कंडीशन बस किस तरह मुहैया कर रही है गवर्नमेंट में सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आवाम उस चैलेंज से परेशान ना हो। और तनकीद बिल्कुल सबका हक है, अगर कोई तनकीद करना चाहे तो भले करे, लेकिन ये कोशिश ये खुशी का महसूस होनी चाहिए कि हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब सी वैसे बात लगी, सॉरी टू से, कि आप लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ये एनर्जी क्राइसिस तो एक चल ही रहा है और फिर अगर डीजल की कमी होगी तो थोड़ी देर बाद चली, सैटरडे को बाय द वे चल गई थी। वो ये बता रहे हैं, मतलब ये तो वही बात हुई कि आप घर में कोई चंद लोगों को दावत पे बुलाएं 50-100 और चावल ख़त्म हो जाए। मतलब एंटिसिपेट करें ना कि जितनों को आपने बुलाया, जितनों के लिए आपने बस सर्विस रखी है, जितने दिन चलनी है, हर रोज़ चलनी है, तो पहले 2 दिनों में ही अगर ये सीन हो जाएगा तो बी रेडी फॉर और आवाम, आपने कहा ज़रा हैरान है कि हुकूमत कैसे इतने सब्सिडाइज रेट्स पर इतनी बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। सर बिल्कुल सहूलियात फराहम कर रहे हैं, मिला आखिर अल्लाह अल्लाह करके 15 साल लगे, लेकिन ये सहूलत शुरू हो गई है। नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम यू, बट आवाम इसलिए भी खुशगवार हैरत में ही मुब्तला है क्योंकि उम्मीद तकरीबन हम सब लोग छोड़ चुके थे। ट्रू, सॉरी, बट गुड ऑन यू एंड गुड ऑन द सिटी के शुक्र है कि कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हुआ। आपने जो बात की थी ना कि बड़ी लो है ये बसें, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक तो रोडें निगाहें मेरी देख चुकी हैं इस मामले को अभी से। ओके, अच्छा, लेकिन मतलब हमारी रोड्स तो इस टाइप की है ही नहीं कि उसमें बड़ी कोई स्मूथ आप फरारी चला रहे हो जो बिल्कुल लो लाइन गाड़ी हो। तो बसों का भी वही हाल है, इतने पॉट होल्स हैं एक तो वो, दूसरा अगर बारिशें होंगी तो फिर उसमें भी मेरा हाल है बस फिर रुक जाएगी उन दिनों के लिए। आई मीन वी foresee it वैसे happening आपको पता है that कि way. तूफानी बारिशों वाली सूरत हाल में तो इज्तनाब ही करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही नेसेसरी हो आपको नहीं ट्रैवल करना चाहिए, घरों तक महदूद रहना चाहिए। बाज़ बच्चे बहुत डरपोक होते हैं, बाज़ बच्चे तो बिल्कुल ही निडर होते हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त मुझे लगता है नेचुरली कंफर्टेबल होते हैं बाज़ लोग जानवरों के साथ, बाज़ लोग नेचुरली अनकंफर्टेबल होते हैं, नॉट वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, उसको जरा करना पड़ता है, नज़दीक लेके जाना पड़ता है और थोड़ा सा बस दूर दूर से एंजॉय करेगा और उसके बाद जरा, लेकिन डेफिनेटली शौक जरूर होगा कि नहीं, शौक तो जरूर है। एक नया वर्ड सीखा है, मंडी जाना है। हाउ क्यूट। अच्छा जी, हैदराबाद अब हम जा रहे हैं, मंडी नहीं जा रहे, लेकिन हैदराबाद में हमें अली नईम जो है, नहीं जा रहे बेसिकली हैदराबाद की, हाँ बिल्कुल, तो अली नईम लेके जा रहे हैं ना, तो हम तो इधर ही बैठ के देखेंगे। और हैदराबाद में एक जगह लतीफाबाद, तो उधर क्या हो रहा है जी? अली नईम, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद के तालका लतीफ़ाबाद में कायम की जाने वाली मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मंडी तो कायम कर दी गई है, लेकिन ना यहाँ पर ख़रीदार हैं, ना यहाँ पर जानवर दिखाई दे रहे हैं। और जो जानवर यहाँ पर व्यापारी लेकर भी आए हैं वो यहाँ की सूरत हाल देखकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, इनसे हम मालूम करते हैं कि क्या वजह है कि हैदराबाद की मवेशी मंडी जो कायम की गई है यहाँ पर ना जानवर हैं और ना ही ख़रीदार हैं। यहाँ पर जो है ना, बीमारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जानवर कम आए हैं, जानवर बहुत मर चुके हैं और बहुत बीमार खड़े हैं। और बकरे भी जो हैं सूरत हाल में बहुत कम आए हैं। और दूसरा जो है ना, महंगाई की वजह से जानवर जो है ना बहुत कम आ रहा है। इस वक्त आप मंडी की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ व्यापारी बैठे हुए हैं वो खाना खाने में भी मसरूफ़ हैं, कोई ख़रीदार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हैदराबाद की जो मवेशी मंडी है यहाँ पर जानवरों की भी बहुत कम तादाद है और ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। व्यापारी सूरत हाल से परेशान है, उनका ये भी कहना है कि सारी सूरत हाल की एक बड़ी वजह महंगाई भी है और जानवरों में आने वाली बीमारी लंपी वायरस भी है। ओहो, अली नईम का तो ट्रिप बिल्कुल ज़ाया हो गया। और इसीलिए बाय द वे इसको मंडी नहीं कह रही थी, ये मंडी थी ना, जानवर ना गाहक कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ तो कोई सीन ही नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ तो अली नईम आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ जानवर नहीं है, मगर हमें ताज्जुब भी है कि मतलब ईद में लिटरली 6 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं और कोई पीछे रौनक नहीं नजर आ रही थी। सखर से जरा सूरत हाल मालूम करते हैं कि, अच्छा नहीं, अभी हम बाद में, पहले हम लेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हम सखर चले जाएंगे। लेकिन हैदराबाद वाले प्लीज राइट टू अस एंड टेल अस ये क्या हो रहा है। हमें तो थोड़ा सा ये टेंशन होगी कि आप लोगों की ईद कैसे होगी। जियो पाकिस्तान टीवी हमारा ट्विटर हैंडल है और हुमा बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, ज़हनी तौर पर इनकी कश्मकश में मुब्तला हैं ये कि शाह महमूद कुरैशी थोड़ा साउंड कर रहा हूँ ना मैं। हाँ आई नो, और ये तज़ब्ज़ुब तो मुझे लगता है कि कोई गालियाँ बरस रहे हैं मुझ पे, लेकिन इसका मतलब होता है कि मैं कश्मकश में मुब्तला है कि बारिश होगी नहीं होगी, बारिश होगी नहीं होगी। तो ये आपकी कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब
हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। सरदार साहब, हमारी फ्राइडे को बात हुई थी और आपने कहा था वीकेंड पे बारिश हो जाएगी, और हम इंतज़ार करते रहे और हमने अपनी छतरियाँ निकाल ली और हमने क्या प्लानिंग कर ली सर, और आपकी बात बिल्कुल सच साबित नहीं हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। असल में कुछ जो सिस्टम अप्रोच कर रहा था वो थोड़ा स्लगिश हुआ कह लें, और कुछ स्प्लिट हो गया। उसका जो मेन कोर था वो उधर सी में शिफ्ट हो गया, और जितनी की एक्सपेक्टेशन थी उतनी कहीं भी नहीं हुई अभी तक। सिंध में भी बाकी जगहों में हल्की फुल्की हुई है। तो आज उम्मीद रखें इंशाल्लाह आफ्टरनून में आज बिल्डअप होगा, अच्छी बारिश मुतवक्किल है। आज थंडरस्टॉर्म के साथ तेज़ स्पेल भी है। आज मतलब हम शाम तक एक्सपेक्ट करें कि थंडरस्टॉर्म के साथ तेज स्पेल है, या फिर आज लेट नाइट? क्योंकि आपको पता है लोग फिर डर जाते हैं और उस हिसाब से अपना दिन फिर प्लान करते हैं। जी देखिए, सुबह से धूप निकली हुई है ना, तो ये हीटिंग असल में उसके लिए खुद एक फ्यूल का काम करती है। तो होपफुली मैं जो देख रहा हूँ, मुझे मतलब 2 बजे के बाद किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, और फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज करती जाएगी इंटेंसिटी उसकी। अच्छा, हम अपने मोबाइल फ़ोन ऐप्स की बात कर रहे थे ना, तो पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट कोई बारिश दिखा रही थी मोबाइल ऐप, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों पर इक्तफा कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप लोगों का तो सर्टनली एक एडवांस सिस्टम है, आप बताइएगा कब तक आपको लगता है कि ये सिलसिला अगर इंशाल्लाह अगर आज शुरू हो ही गया तो ये कब तक चलेगा? जी आज का स्पेल जो है ये रात गए तक चलेगा। मेरे ख्याल में कोई मिड नाइट के आसपास जाके इसमें ना, यानी पहला तो ज़ाहिर है उस तेज़ स्पेल होता है जो 2 बजे 3 बजे शुरू हो सकता है, और फिर ये कह लें आपके 6-7 बजे तक खासा तेज़ स्पेल हो सकता है, और उसके बाद ग्रेजुअली उसमें कमी आती जाएगी, चलती रहेगी साथ साथ मॉडरेट बारिश, कहीं तेज़ शावर कहीं मॉडरेट। और फिर कल भी है इसी तरह से, और परसों भी है। क्योंकि आपने देखी होगी लेटेस्ट फोरकास्ट हमने 6 तक उसको एक्सटेंड किया है। पहले तो 5 तक था, लेकिन अब उसको 6 भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन आगे लग रहा है कि इसका जो मानसून हवाओं का ट्रैक है वो ज़्यादा साउथ की तरफ ही है, यानी उसमें सिंध और फिर बलूचिस्तान। यानी बारिश ईद पर भी मुतवक्के है। अच्छा, कितनी मतलब जब हम कहते हैं कि अच्छी बारिश होगी, तो अच्छी बारिश का क्या मतलब होता है? मतलब कोई एक्सपेक्ट हम अगर करें, मिलीमीटर्स में बात हो, तो क्या लगता है आपको कि कितनी होगी मिलीमीटर? देखिए, जो जैसे मॉडल सजेस्ट करते हैं ना, तो हम भी उस हिसाब से बताते हैं। तो उसमें अच्छी बारिश से मतलब ये कि कोई 30-40 मिलीमीटर विद इन 1 आवर इस तरह से, यानी उसको हम कहते हैं कि ये अच्छी हो। तो उसको यानी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। जब हम की हैवी रेन होगी तो इसका मतलब है कि 25 से 40-45 मिलीमीटर तक की जो कि मेजरमेंट होती है वो हैवी फॉल्स में आ जाता है। तो साहब अभी क्या लग रहा है ईद पे क्या प्लान होगा बारिश का, मतलब बारिश का? जी मैंने बताया ना आपको कि जो इसका एक सिनेरियो है, जो मानसून हवाओं का जो ट्रैक एक बन चुका है, या अभी आज भी कल भी अगले दिनों में भी बनेगा, तो ईद पे भी बारिश ही लग रही है। लेकिन अब देखना है कि कितना हैवी स्पेल है या कैसा है ईद पे। लेकिन मानसून हवाएं ज़्यादा कंसंट्रेशन उनकी इसी तरफ है, सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ। अगले 4-5 दिन तक ऐसे लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ बारिश आपको मिलती रहेगी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब आपसे बात की थी तो आपने 2 स्पेल्स की बात की थी। एक तो ये जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद का कब होना है? जी उसमें यही था कि जो ये स्पेल एक्चुअली सिंध के लिए आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि 2 से 5 तक, और कराची के लिए 3 से, बाकी सिंध इंटीरियर सिंध के लिए 2 से 5 और कराची के लिए 3 से 5 के दौरान। अब 3 को भी नहीं हुई, 4 को भी कोई ख़ास नहीं हुई, हल्की सी हुई रात में किसी जगह पर। तो 3 को कल, तो आज 4 आज है मुतवक्की। और फिर वो यही था कि 4 और 5 तक ये स्पेल प्रिवेल करेगा, और फिर हो सकता है 6 को गैप हो, उसमें वक्फा आए, और फिर 7 से ऑनवर्ड दूसरा स्पेल आ जाए। लेकिन अब जो है यानी 6 तो उसके साथ 5 के साथ मिलता हुआ दिख रहा है, और कोई ऐसा कोई ख़ास उसमें गैप और इस तरह की ब्रेक नज़र नहीं आ रही। हो सकता है हल्की हो 6 तारीख को, यानी कम पड़ जाए, कोई 10-12 घंटे का इसमें गैप आ सकता है, ये ब्रेक आ सकती है। उसके बाद फिर दूसरा स्पेल उसके साथ ही मिलता हुआ नज़र आता है। राइट। अच्छा, पंजाब के हवाले से कोई और ख़बर जो आप देंगे, क्योंकि वहाँ भी ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड है बारिश का सिलसिला?
जी बिल्कुल। ये फ़िलहाल तो इन मानसून हवाओं का ज़्यादातर रुख इधर है साउथ की तरफ ना, उसमें सिंध और ईस्ट बलूचिस्तान और साउथ बलूचिस्तान ये सभी इलाके आ रहे हैं, और उसमें साउथ पंजाब भी आप शामिल कर लें, ख़ासकर बहावलपुर साइड और नीचे रेमियर खान और ये जो डीजी खान वगैरह का एरिया है और कोई सलेमान के साथ जो इलाका है, ये तो इसी स्पेल में इसमें मुतवक्किल है। ऊपर जो नॉर्थ पंजाब है और सेंट्रल पंजाब, वहाँ पर कोई ख़ास मानसून हवाएँ नहीं पहुँच रही, लेकिन 5 के बाद 5 की रात से या 6 से ऑनवर्ड फिर उधर भी अच्छी मानसून हवाओं का दाखिला शुरू होगा और अच्छा स्पेल मुतवक्किल है। ईद के आसपास उधर भी अच्छी बारिश है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब। ईद के आसपास पंजाब में यानी मैदानी इलाकों में भी अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है, और सिंध में तो आपको पता ही है आज से भी ये सिलसिला शुरू हो सकता है। लेट्स सी क्या बनता है मामला। और ऐसा लग रहा है जैसे ईद काफ़ी रेनी ईद होगी, मतलब ऑल ओवर। अगर यहाँ से बादल उड़ ना गए, जो कि हो जाता होता है हमारे यहाँ, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अभी आप हमें कहीं और लेके जा रही हैं, एज इन मवेशी मंडी? नहीं, अभी हम जरा मवेशी मंडी की इन्फ्लेशन की बात करेंगे। हाँ, ईद कुर्बा पे आपको पता ही है अब कितने दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट कोई 6 दिन रह गए। हाँ, संडे को। और अमूमन इन दिनों मवेशी मंडियों में खासा रश होता है, और व्यापारी और ख़रीदार भाव-ताव में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन इस दफ़ा वैसा नहीं है मामला, क्योंकि सर्टनली हर दफ़ा महंगाई तो होती ही है पिछली दफ़ा से ज़्यादा, लेकिन अल्टीमेटली इस दफ़ा तो आपको पता ही है ना, महंगाई की जनरली तमाम हदें उबूर हो चुकी हैं। इट्स वेरी ट्रू। तो ये वो वाले मनाज़िर जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे इस साल। पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। मवेशी मंडियों में रवायती रौनक नज़र नहीं आ रही। ख़रीदारों का शिकवा है कि पिछले बरस के मुकाबले में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जो हैं वो दुगना बढ़ गई। भाई किस चीज़ की नहीं बढ़ी तो इनकी क्यों पीछे रह जाएगी? ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर 22% है तो उसका असर यहाँ पर भी आएगा। लिटरली जानवर अगर आप ले भी आएँ तो उसका चारा अगर दिन में आप 250-300 का पर जानवर अगर आप आ जाता था पहले, तो अब उससे मामला तजावुज़ कर गया है। बड़े और छोटे जानवर पे वेरी करता है। एंड अब्दुल्ला, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि घंटों मवेशी मंडी में हम घूम के ख्वारी करके आ जाते हैं, लेकिन जानवर कोई नहीं मिलता, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो पता ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। तो ये सिलसिला जी हर जगह है। हमें ज्वाइन किया शाकिर गुजर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट कैटल फार्मर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब। शाकिर साहब, इस मरतबा ईद कुर्बा पर मंडियाँ बड़ी बड़ी नज़र आ तो रही हैं। बाज़ जगह तो हमने देखा जैसे हैदराबाद वगैरह में मंडी भी इतनी कोई भरी भी नहीं थी, लेकिन ख़रीदारों में क्या वो रिवायती जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है? आवाम सर्टनली हर साल ही शिकवा करते हैं कि महंगाई है, लेकिन इस मरतबा तो महंगाई भी इंतहा की है ना, और कीमतें क्या दुगनी क्या तिगनी हो गई हैं। आपका क्या एनालिसिस है पूरी सूरत हाल पर? असल में जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आपने हमें बुलाया। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें जी, कीमतों का ताल्लुक़ मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, यकीनन उसकी इनपुट कास्ट से है। तो इनपुट कास्ट क्यों बढ़ रही है और मवेशी क्यों कम हो रहे हैं? अगर देखें लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रोथ करेगा तो यकीनन दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सस्ता होगा। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें कि ये क्यों महंगा हो रहा है। तो मैं उसमें बता दूं, उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में कई चीज़ें हाइल हैं। उसमें सबसे पहला तो जो है जी अजनास की बेदरेग एक्सपोर्ट, और फिर उन्हीं अजनास की जो लाइव स्टॉक सेक्टर की ज़रूरत है उनकी इंपोर्ट। तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। मवेशी सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, अंडा सस्ता हो जाएगा, मुर्गी सस्ती हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें समझ लें। जी शाकिर गुजर साहब, आप लोग कहते हैं कि खर्च बढ़ गया है, जानवर कम कीमत में फ़रोख्त नहीं कर सकते, लेकिन कुर्बानी के ख्वाहिशमंदों की कुव्वत ख़रीद जो है वो ऐसी नहीं कि वो मुंह मांगे जो दाम है वो अदा करते फिरें। तो इसका नतीजा यही होगा कि मवेशी बेचने वाले लाखों का प्रॉफिट समेटे बगैर घर लौटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली आप भी चाहेंगे कि ये ना हो, तो बेहतर नहीं है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ कीमतें कम कर दी जाएँ, ताकि एटलीस्ट जो जानवर लेके आए वो बिके हों, वो भी अपने घर जाएँ और ईद मनाएँ? यकीनन जी क़ुव्वत ख़रीद तो नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि दूध और गोश्त की जो मार्केट है उनकी सेल्स 30% कम हो गई हैं। तो यकीनन आपको ये भी समझना होगा कि मवेशियों की बेतहाशा नस्ल कुशी की जा रही है और करीबन 35 लाख से ज़ायद मवेशी मुल्क भर में स्लॉटर कर दिए जाते हैं दूध देने वाले, और उनके डे ओल्ड कटड़े कटड़ियाँ। तो ये तो वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे अजनास की एक्सपोर्ट, मवेशियों की नस्ल कुशी की बजाय नस्ल कशी की जाए, उन्हें
पालने पे गौर किया जाए ताकि मवेशी सस्ते हों। तो इसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है जी। देखें, फार्मर ने तो अपने मवेशी को बेचना है और वो बेचेगा जब लाया है तो यकीनन कम या ज़्यादा वो ज़रूर फ़रोख्त होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाइल रुकावटों को दूर करना होगा ताकि हमारे मवेशी सस्ते हों, ताकि आपको दूध और गोश्त सस्ता मिल सके। ठीक है जी, ये तो बड़े लॉन्ग टर्म मंसूबे आपने बता दिए। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर गुज्जर साहब। लेकिन इस मरतबा यही हम तवक्को करते हैं कि ठीक है, हर साल आपको पता ही है लाखों करोड़ों के जानवर बिकते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिकते। इस मरतबा भी अल्टीमेटली बिकेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने इर्द गिर्द अपने जैसे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह, हम व्यापारी हजरात की बात कर रहे हैं। और अगर वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होना भी पड़े तो करना तो पड़ेगा ना हर किसी के। जैसे कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हर किसी के हालात सेम टू सेम ही हुए हैं, तो फिर प्रॉफिट को भी थोड़ा सा कम होना पड़ेगा। आपको पता है मुल्क में या तो सियासत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। वैसे सियासत या तो सियासत हो रही है या तो सियासत हो नहीं, या तो सियासत हो रही है या महंगाई हो रही है। हाँ, और महंगाई पर भी सियासत हो रही है। सो इमरान खान बड़े बड़े दावों के बावजूद अब तक शहबाज हुकूमत को गिराने में रहे हैं नाकाम। बल्कि जिस तरह हुकूमत ने मुश्किल तरीन फैसले किए हैं, अब लगता है कि अपनी मुद्दत शायद पूरी करने के फुल मूड में है। लेकिन इमरान खान इस हुकूमत को एक दिन भी देना नहीं चाहते, इसलिए वो हर सतह पर जाने को तैयार नजर आते हैं। इस्लामाबाद जलसे में वो इदारों पर न सिर्फ तानाजनी करते रहे बल्कि इदारों को गैर आईनी इक़दाम पर भी उकसाते रहे। आपको एक पैगाम दे रहा है, अभी भी वक्त है, इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो। मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। जो अदलिया जज से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे। अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? तो मतलब इमरान खान साहब यहाँ कोई जमहूरियत के चैंपियन और दाई बनकर नहीं उभर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि इदारे जो हैं वो अब उनका साथ दें, और ये पहले दिन से ही वो रिपीट कर रहे हैं। हुकूमत में आने के लिए ना सिर्फ इदारों से मदद मांग रहे हैं बल्कि बद्दुआएं भी दे रहे हैं और शिकायतें भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हैंड वैसे उन्होंने कहा जी अल्लाह पूछेगा जजेस से भी, अल्लाह पूछेगा एज ए न्यूट्रल से भी। तो अल्लाह तो सर आपसे भी पूछेगा और अल्लाह मुझसे भी पूछेगा और अल्लाह हुमा से भी पूछेगा और अल्लाह तो सभी से पूछेगा। मतलब हम सबको अपने किए का जवाब देना है, तो सिर्फ अल्लाह मियां की जिम्मेदारी उन तक पूछने पे ना लगाएं। अच्छा, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि कप्तान की खुशकिस्मती है वैसे कि उन्हें ऐसी हुकूमत मिली है जो कि इदारों के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ नहीं कर रही। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जो ज़बान खान साहब ने इस्तेमाल की है उस पर मुकदमा बनता है। पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके तहत ये काबिले मुआवजा और काबिले प्रोसिक्यूशन जो है ये जुर्म है। जो इसने 25 मई को पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जथे के जरिए से जो इसने हमला किया, आज जो ये अदारों को जो है वो वाज़ेह तौर पे अपने हलफ की जो है वो से इनराफ करने, अपने हलफ को तोड़ने की बात कर रहा है, तरगीब दे रहा है, तो ये भी एक जुर्म है। और आपको ये भी बता दें कि DGISPR साफ साफ कह चुके हैं कि पाक अफवाज जो है वो हुकूमत का इदारा है और कार्रवाई करना है तो वो हुकूमत का ही काम है। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, उनमें कोई वज़न नहीं है।
कल वज़रा की 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं और इमरान खान को उनकी तकरीर पर आड़े हाथों भी लिया गया, उन्हें ताने भी दिए गए, लेकिन किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई तो सर्टनली नजर नहीं आई है अब तक। बरमला कहते हो कि मैं अदारों को कहता हूं कि वो मुल्क में तब्दीली लेके आए, इसका क्या मतलब है? इससे बड़ी कोई गैर आईनी बात हो सकती है? कोई बेहयाई हो सकती है इससे बड़ी? और एक आदमी जो जमहूरियत का चैंपियन बनता है वो डंके की चोट पे आइन तोड़ने की बात करता है। कभी वो अदलिया को आवाज़ें देता है, कभी वो फौज को आवाज़ें देता है, और अदारे जो हैं वो चूँकि आइनी हदूद में काम कर रहे हैं एट लार्ज, तो फिर उनको। अच्छा जी, इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया इस बुनियाद पर था कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की हुकूमत ने ऑब्वियसली कोशिश की और कह के कि हुकूमत गिराई जाए, लेकिन अब चेयरमैन PTI इमरान खान ने ओवरसीज चैप्टर मैंने सही कहा है वैसे, बिल्कुल, ऑफिस के सरबरा अब्दुल्ला के जरिए डोनाल्ड लू को दोस्ती का पैगाम भी भिजवाया। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है इसमें। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, अच्छा, और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि PTI ने डोनाल्ड लू से माफी मांग ली है। हमारा जो ये मशरकी सरहदों पे हमारा दुश्मन जो है उसका मिशन, उसका एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा जो है इस वक्त जो है इमरान खान पूरा कर रहा है। हमारा एक अदारा है जो हमारी दिफा का जामिन है, उस पे भी अटैक करता है, रोजाना अटैक करता है, उसमें भी तफरका डाल रहा है। साबिक वजीर आजम वो आजकल हवास बाख्ता हुए हैं, अमेरिका से भी माफी मांगते हैं, पिंडी से भी 5-5 मिनट का टाइम मांगते हैं कि हमारी माँ हमारे साथ माफी तलाफी कर लो। इसके अलावा इमरान खान साहब का एक और दावा था कि बुशरा बीबी मोहतरमा एक गैर सियासी खातून है, लेकिन हाल ही में जो मुबैना ऑडियो टेप आई है वो बता रही है कि बुशरा बीबी साहिबा मुकम्मल तौर पर एज़ इन काफ़ी हद तक सियासत में मशगूल भी रही हैं, मसरूफ़ भी रही हैं, और किस तरह से वो उनके सोशल मीडिया के करता धर्ताओं को ये इंस्ट्रक्शंस देती रही हैं कि किस किस को गद्दारी से जोड़ना है। खैर, इसी दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से यह ऐलान भी सामने आया कि फराह खान के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाएंगे, लेकिन इस मुल्क में मौजूद इमरान खान जो मुसलसल इदारों पर हमले कर रहे हैं, उनकी साख को ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हुकूमत कब जागेगी ये भी वक्त ही बताएगा। इसी पे बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, इमरान खान के ताज़ा बयानात आपने देख लिए, सुन लिए, हुकूमती रहनुमा बड़े दंदान शिकिन किस्म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, गद्दारी के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इमरान खान किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बस ये बातें ही हैं, कोई कानूनी कार्रवाई अब तक हुई नहीं है, ना कोई ऐसा सिलसिला हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर यही तासुर बनेगा कि हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, या फिर आप लोग किसी मामला फहमी के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या करने का इरादा है आपका? अगर आप इसका जायज़ा लें तो ये बिल्कुल एक अदारों को उनके हलफ के बरक्स और उनका जो एक आइनी किरदार है उसके बरक्स उनको उकसाने तरगीब देने के मुतरादिफ है। और ये आर्टिकल 6 या जो दफात हैं 123, 124, 124 से PPC, तो उसके तहत जो ये काबिल मुआखज़ा हैं, लेकिन इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले वफाकी हुकूमत या कैबिनेट को जो है वो इजाज़त देना होती है। तो ये जो इसने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी मुसल्लह जथे के साथ, तो वो इसका अमल जो है वो इस अमल से भी ज़्यादा जो है वो काबिल मुआखज़ा था। तो मैंने तो उस वक्त तहरीरी तौर पे कैबिनेट से ये रिक्वेस्ट की थी कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए और इसको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो उस पर फिर कैबिनेट ने एक सब कमेटी बना दी और उसे कहा कि वो इन चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करे। वो सब कमेटी का भी इजलास हो चुका है, लेकिन अभी उन्होंने रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की। तो कैबिनेट जो है, और ख़ास तौर पे जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की कैबिनेट है, वो क्योंकि आलमोस्ट तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल हैं, पूरे मुल्क की सियासी क़यादत जो है वो उसमें शामिल है, तमाम जमातें शामिल हैं, सिर्फ PTI छोड़ के। तो वहाँ पे लोगों की मुख्तलिफ राय है, तो उस राय का भी एहतराम किया जाना चाहिए। तो इस बारे में अगर कोई फैसला होगा तो मुकदमा दर्ज होगा।
अच्छा राना साहब, ये बात आप भी समझते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, उन्हें गैर आइनी काम पर उकसाने पर बड़े संगीन केसेस बन सकते हैं, लेकिन सब इदारों ने नहीं करना, ये हुकूमत ने करना है। तो अगर कोई इदारे के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो इदारों के दिफा से इनकार करने वालों से भी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि आपके ख्याल में? क्या इदारों की जानिब से हुकूमत कभी कोई शिकायत की गई है उनकी तरफ से? जी, अदारों की तरफ से या किसी अदारे की तरफ से हुकूमत को कोई इस किस्म की शिकायत नहीं की गई, लेकिन अदारे अपने कवानीन के तहत, जिस तरह से आर्मी एक्ट के तहत भी ऐसी किसी कोशिश के खिलाफ जो है या ऐसी किसी हरकत के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ खुद भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर सकती है। ये दफात मौजूद है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी बात कि किसी अदारे ने जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो शिकायत की हो। सर, आप बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, मतलब आप सारी जिम्मेदारी उन पे ना डालें ना। वो भी कह चुके हैं कि अगर कार्रवाई करनी है तो आप करें। अब इसी दौरान पंजाब हुकूमत की तरफ से यह ऐलान भी सामने आया कि इंटरपोल के ज़रिए फ़राह खान साहिबा की वापसी के लिए रेड वारंट जारी करवाएंगे। तो सर, इसका तमाम पेपर वर्क, तमाम सबूत, तमाम कार्रवाई आई एम श्योर के मुकम्मल होगा। अदरवाइज़ तो फिर सियासी इंतकाम ही कहा जाएगा ऐसे, अगर बगैर कोई किसी बैकग्राउंड वर्क के सब कुछ किया जा रहा है तो। नहीं, अब आप मुझे बताएं, ये जो फराह गोगी है उसके खिलाफ हर जो है वो जगह पे जो है उसके खिलाफ, उसके नाम पे प्लॉट निकल रहे हैं। ये 240 कनाल जो है वो बनी गाला पे निकल आए। वही जो 50 अरब वाली डील थी, कौम का 50 अरब डबो दिया, अपना 5 अरब जो है वो खड़ा कर लिया। तो ये फ्रंट मैन के तौर पे जो है वो इमरान खान के काम करती रही हैं और इन्होंने बेपनाह पैसा इकट्ठा किया है। हर जगह से जो वो शहादतें मौजूद हैं, अफसरों की तैनातियाँ, लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ से कमीशन, एक वो इब्राहिम मानिका और ये तो दोनों पूरे मुल्क में जो है वो फिरते थे और अरबों रुपया जो है वो करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया है। और बाकायदा बनी गाला से इनका ताल्लुक जो है वो साबित हो चुका है और वहाँ पे ये फैमिली मेम्बर के तौर पे जो है ये वहाँ पे रहती थी। तो अब अगर ऐसे मुजरमों को और उनका जो सरगना है इमरान खान, इनके ऊपर अगर हाथ नहीं डालना तो फिर ये इसी तरह से फिर जो है ये जो चोरी चकारी लूट मार इन्होंने की है वो अपनी जगह पे, और ये फिर इसी तरह से अब लोगों को गालियां देते रहेंगे। अब ये खुद जो करते रहे उसका ये जवाब नहीं देते। ना फराह गोगी के नाम पे जो ज़मीन निकली है, जो प्लॉट्स निकले हैं करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट में, उसका कोई जवाब देते हैं, ना उसे बाहर जाने का जो मौका दिया गया वो उसका जवाब देते हैं, और लोगों को जो है वो गालियाँ निकालते हैं, खुद अपने आप को सादक और अमीन कहते हैं। तो ये कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और इनको गिरफ्तार जो है वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात कर रहे थे। एक और पर्सपेक्टिव लेंगे और हमें इस वक्त ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजियाकार तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, इमरान खान साहब के ताज़ा खिताब में नया लाए अमल तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर हो गया कि वो जिन इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं उनसे मदद की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन उधर चल रही है और मदद ना मिलने की सूरत में तुमसे अल्लाह पूछेगा जैसी बातें भी हो रही हैं। तो ये तो एक बंद गली में खड़े शख्स की बातें महसूस हो रही हैं बिल्कुल। तो क्या खान साहब के पास और कोई ऑप्शंस रही हैं अब, या और कोई ऑप्शन नहीं है? मुझे कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश खिताब नज़र नहीं आया। खान साहब जो हैं जोश खिताबत के लिए मशहूर भी नहीं है। वो ना ही नए जुमले तराशते हैं और ना ही नई बातें करते हैं। पुराने खिताब अगर आप उनके सारे सुने तो हर पुराना खिताब जो है वो नया खिताब बन जाता है और नया खिताब जो है वो पुराने खिताब में ज़म के एक और ख़िताब को जन्म देता है। तो ये तो साइकिल है उनका। लेकिन इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है वो ये कि उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी को किसी न किसी तरीके से पीक करवाना है। तो बुनियादी सवाल ये है कि जो पुरानी तकारीर करके क्या वो पीक करवा सकते हैं या नहीं, एक। दूसरा ये कि धरने तक जो उनका जोश व जज्बा था, जिसमें वो बैठ के सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, न्यूट्रल्स को, सहाफ़ियों को, जजेस को, सबको कह रहे थे कि मैंने सबको देख लेना है और मैंने पाकिस्तान के अंदर नीचे की मिट्टी मैंने ऊपर ले आनी है और मुकम्मल तौर पर एक इनकलाबी कैफियत उस मुल्क पर तारी करनी है, मेरा रास्ता कोई ना रोके। जब से वो गुब्बारा फटा है तब से खान साहब का जोश जो है, जो खिताबत वाला नहीं है, वैसे भी जो जोश है वो कम हो गया। तो कल के खिताब में वो खुदा के सामने इदारों को
खड़ा करने की बात कर रहे थे और अल्लाह आपसे पूछेगा और ये आपने क्यों किया, तो बहुत ज़्यादा वाइंड डाउन जिसको कहते हैं इमरान खान ने किया। उन्होंने जो अपने सबसे अहम गोले थे वो पहले ही बरसा दिए हैं। तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता असला उनका ख़त्म होता जा रहा है तो मेरे ख़्याल में वो चले हुए कारतूस जो है उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चले हुए गोले जो हैं उनको उठा के दोबारा से तोप में डालते हैं और दागते हैं। अच्छा दौलत साहब, अब ये सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब को इदारों से शिकायत है लेकिन उनकी मदद भी चाहते हैं एट द सेम टाइम। मतलब अब क्या शुरू से ये चल रहा है, अब डॉलन लू से नाराज़ी है लेकिन दोस्ती की ख्वाहिश भी है। अब खातून खाना सियासत से दूर हैं लेकिन उनका भी एक सर्टनली अपना सा ही एक किरदार है। ये सब बड़ी बातें कंफ्यूज करती हैं। तो क्या साबिक वज़ीर आज़म के फैंस को भी ये कन्फ्यूजन नज़र आती है या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आ जाए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बदकिस्मती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस वक्त एक कल्ट के साथ डील कर रहे हैं। और कल्ट लीडरशिप की जितनी भी दुनिया भर में स्टडीज़ अगर आप करें जो इस वक्त तक तहकीक मौजूद है, उसके अंदर जो मंतक है, जो रैशनैलिटी है, उसका अंसर जो है वो सबसे कम होता है, ना होने के बराबर है। ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये फेथ बेस्ड है और जिसको अंधा एतकाद कहते हैं। जिन तजादात का आपने जिक्र किया है वो तजादात अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो बुशरा की ऑडियो हुई है, मैंने ज़रा मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं, हम तो सहाफ़ियाना अंदाज से जो चीज़ें देखते हैं सुनते हैं उनका मवाजना करते हैं। तो जो नदीम मलिक का उनका इंटरव्यू था, अगर आप वो बातचीत उनकी सुने और इस इंटरव्यू में जो खातून बात कर रही है उसकी बात सुने, बराबर में चला के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये काफ़ी मुस्तनद आपको महसूस होती है। जो दूसरी तरफ अरसलान है, उससे जिन लोगों ने बात की हुई है वो भी ये बताते हैं कि उसी की आवाज़ लगती है। लेकिन बहरहाल मिस बुशरा जो हैं वो बिल्कुल भी नॉन पॉलिटिकल नहीं है। किसने कह दिया है? इसी तरीके से जो वो कहते हैं कि इदारों को न्यूट्रल का लफ्ज़ उन्होंने इतना बुरा कर दिया है कि अब इसके बाद न जाने जब वो न्यूट्रलिटी मांगेंगे तो वो क्या न्यूट्रलिटी मांगेंगे। यानी वो इदारों को कहेंगे कि आप नॉन न्यूट्रल रहें, क्योंकि न्यूट्रल को तो उन्होंने गंदा कर दिया, लफ्ज़ को गंदा कर दिया अपनी तरफ से। जब लफ्ज़ को गंदा कर दिया तो उसका मुतबादल वो क्या तलाश करेंगे? तो क्या हो फिर? नॉन न्यूट्रल हो। जो नॉन न्यूट्रल है तो वो तो फिर आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है, ये भी तजाद है। और डोनाल्ड लू की खबर आप देखें, रियाद साहब जो हैं वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में रहे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अमेरिका से वो अब PTI की नुमाइंदगी करते हैं और नुमाइंदगी करते हुए डोनाल्ड लू के ऑफिस से रब्ता करते हैं। डोनाल्ड लू के ऑफिस ने जो आगे से उनको कहा वो भी अपने रिपोर्टर से पूछेगा कि बड़ा ज़बरदस्त और खरा सा उनको जवाब दिया। तो ये तजादात इमरान खान के पॉलिसी के स्टैंड के कोई नए नहीं है। अच्छा, अब खान साहब के सामने हुकूमत ऐसी खड़ी है जो कहती है कि इमरान खान की इन बातों पर संगीन मुकदमात बन सकते हैं और इतवार के दिन तो कम से कम 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसी मौजू पर कर डाली, लेकिन मुकदमा कोई बनाया नहीं। तो ऐसा हो नहीं रहा। तो क्या खान साहब के हामियों का इतना डर है, वरना आपको क्या रीज़न नज़र आता है? हुकूमत की बेचारगियाँ जो हैं बुनियादी तौर पर मुआशी जो आवाम पर परेशानी इस वक्त है उससे उसका ताल्लुक़ है। हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, वो बदकिस्मती से एक चेहरा बन गए हैं। कौम पर बदतरीन किस्म का जो मुआशी बहरान आया उनकी ज़ाती मईशत के ऊपर, आवाम की ज़ाती मईशत के ऊपर, उसका वो एक सिंबल बन गए हैं। अब ज़ाहिर उनकी जगह कोई और भी हो तो यही मामलात हो, लेकिन फ़िलहाल मिफ्ता इस्माइल का नाम लेकर माएँ जो है मेरे ख्याल में बच्चों को डराना शुरू कर देंगी। ये हुकूमत की वल्नरेबिलिटी है। तो वो पहले मेरे ख्याल में इन मामलात को तय करना चाहते हैं। मुकदमात वगैरह की धमकियाँ देते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वैसे जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके ज़रिए इमरान खान को परेशानी लाहक हो सकती है और जिनके हाथ जो हैं उनके ऊपर दाग भी लगे हुए, उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। उस्मान बुज़दार के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है मुझे वो काफ़ी संजीदा लगता है। फ़राह गोगी के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है मुझे वो काफ़ी संजीदा लगता है। और इमरान खान के गिर्द जो लोग उनको इंसाइट कर रहे हैं, ये एक म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल है। इमरान उनको इंसाइट करते हैं, वो इमरान को इंसाइट करते हैं, वो दोनों मिलकर एक दूसरे को और आवाम को इंसाइट करते हैं। उनमें से भी 1-2 के पकड़े जाने का इम्कान है। लेकिन हुकूमत अगर परेशानियों में घिरी ना हो मुआशी तौर पर, तो मेरे ख्याल में शायद इमरान खान से डील करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो। थैंक यू तलत हुसैन साहब। खैर, इसमें हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। पाकिस्तान का खित्ता ऐसा है जहाँ से
लड़कियां निकलती हैं और लड़कियां निकल तो जाती हैं, लेकिन लड़कियां तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इतनी आगे चली जाती हैं कि लिटरली अब तो मैं कहता हूँ इस पर केस स्टडी होनी चाहिए कि हम बाकी मुल्क के लिए इन लोगों से क्या सीख सकते हैं। गरीब चीज़ों पे होती है, लेकिन रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए इस पे कि वाई आर यंग पीपल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान एंड सराउंडिंग एरियाज वो इतने फोकस्ड होते हैं कि पढ़ाई भी उनकी ज़बरदस्त होती है और साथ उनका कोई ना कोई जो टैलेंट होता है, बी इट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स और स्पोर्ट्स, मतलब जो भी होता है वो उसको भी बड़ी डेडिकेशन से उसको नर्चर करते हैं और उभारते हैं। और आज भी हमारी जो गेस्ट हैं भाई, एज कम्पेयर टू द अदर फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री, जीबी के जो लोग हैं ना माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, ये हर शोबे में मतलब, और पर्टिकुलरली हम लड़कियों की अचीवमेंट्स की बात करें, हमारे पास मुतअद्दिद ऐसी लड़कियां आ चुकी हैं जिनसे मिलकर हम सुपर इम्प्रेस होते हैं। तमाम रीजन्स में ही माशाल्लाह हमारा टैलेंट तो खूब है। हम सिर्फ जीबी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारे पास जो लोग आए हैं तो हम ज़रा हैरान रह जाते हैं कि यू कम फ्रॉम सो फार अवे और आप कराची में सेटल होते हैं और पढ़ते भी ज़बरदस्त किस्म का है, और उसके बाद कि क्या अचीवमेंट्स होती हैं। जैसे कि आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आज जी एक फीमेल एथलीट हैं हमारे साथ, निशा इनका नाम है, हमारी नेटबॉल टीम की चैंपियन है और सिंगापुर में होने वाली नेटबॉल चैंपियनशिप में 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज हमारी इस टीम ने अपने नाम की है और ज़बरदस्त हमारा टैलेंट तो है ही, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं और अपॉर्चुनिटी मिल के हमारे पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां उनमें अपना नाम रोशन करें, वो चैम्पियनशिप जीत जाए, तो हमने उन्हें ज़रूर बुला लेना होता है। और हमने आज बुला लिया है निशा को, जो कि नेटबॉल टीम की चैंपियन है। निशा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, आपकी जो मैनेजमेंट है उनको सबको मुबारक हो। थोड़ा सा हमने समझा भी और पढ़ा भी कि नेटबॉल ये बास्केटबॉल से मिलता जुलता एक खेल होता है, लेकिन आप मेरा ख्याल है बेहतर समझा सकती हैं, तो खुद ही बता दें कि क्या है नेटबॉल। जी, नेटबॉल इज़ जस्ट लाइक बास्केटबॉल, लेकिन थोड़ी सी इसमें चीज़ें डिफरेंट है। जैसे बास्केटबॉल में बॉल की ड्रिबलिंग होती है, नेटबॉल में नेटबॉल की ड्रिबलिंग नहीं होती, पासिंग होती है जी। विदिन 3 सेकेंड्स आपको बॉल रिलीज़ करनी होती है और फिर नेट करना होता है, लेकिन नेटबॉल में ये है कि पीछे सपोर्ट नहीं होती। जैसे बास्केटबॉल में पीछे सपोर्ट लगा होता है, स्मॉलर देन द बास्केटबॉल जी, छोटा होता है, रिंग थोड़ा सा हाइट पे होता है। अच्छा, ये बताएं कि अब आप आई, आप कराची रहती हैं, कराची में आप पढ़ रही हैं, अट्रैक्ट क्या किया रिगार्डिंग नेटबॉल, या फिर यू वर लुकिंग फॉर एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, किस तरह आप इस पे आई? जी, जब मैं गिलगित से आई थी तो फिर मेरे जहन में था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स में भी इन रहूं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है। तो फिर हर किसी के लिए चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है कि वो अपने मेंटल स्टेट को सही रखे। सो मैंने इसीलिए नेटबॉल सेलेक्ट किया था। आपने अपनी जिस्मानी सेहत को ठीक करने के लिए स्पोर्ट्स चुना या फिर अपनी जहनी सेहत के लिए पहले चुना था स्पोर्ट्स? जहनी ना, क्योंकि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आप अपने जहन को फ्रेश रखने के लिए आपने सोचा कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन इसके बावजूद निशा बचपन से इंक्लिनेशन थी स्पोर्ट्स की, मतलब वर यू अ स्पोर्टी गर्ल सिंस चाइल्डहुड, सिंस स्कूल डेज? जी, स्पोर्ट्स तो मुझे बचपन से बहुत पसंद था, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। हमारे स्कूल में, कॉलेज में ये होता था गिलगित में, पूरे साल में सिर्फ 7 दिन हम सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते थे, लाइक स्पोर्ट्स वीक होता था हमारा, स्पोर्ट्स डे नहीं होता था। पूरे साल में सिर्फ एक स्पोर्ट्स वीक, जो कि बड़ा चैलेंजिंग है, जब पूरा साल ही ना खेला हो तो उस एक हफ्ते में आप लोग क्या करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ये आपका सिंगापुर में जो चैलेंज था। हम अभी सीख रहे हैं आपसे कि नेटबॉल एक्चुअली होता क्या है, सो वी डू रियलाइज कि पाकिस्तान में शायद इतना पॉपुलर ना हो, और फिर सिंगापुर पहुँच जाना और वहाँ टीम्स को हरा देना और ये पूरी चैम्पियनशिप अपने नाम करना, ये कैसे हुआ? जी, असल में नेटबॉल बहुत अच्छी गेम है, मसला ये पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है इसके बारे में। तो मेरे साथ भी यही था, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं गिलगित में थी। मेरी एक दोस्त खेलती थी यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया था नेटबॉल के बारे में, तो फिर मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई नेटबॉल की तरफ। जैसे नेटबॉल की नेशनल्स होती हैं, इंटरनेशनल्स होती हैं, इंटरनेशनल उस पर चैम्पियनशिप्स वगैरह होती हैं और ज़्यादा लड़कियों को मौका ज़्यादा मिलता है। So what's the right age? मतलब हम obviously we would love to promote कि हमारे यंगस्टर्स भी जाएं, तो किस एज में आप शुरू करें खेलना? किसी भी एज में करें। सिंगापुर में हमने देखा छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने बोला, मैं तो 18 साल में या 19 साल में मैंने शुरू किया था, अभी फिर मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ, लाइक 4 साल की 5 साल की मेहनत लगी है मुझे, और उन पे तो तब से ही काम हो रहा होता है जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं। हमारी टीम में लड़कियों ने उनको हरा दिया, मतलब काफ़ी टीमों को हराया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जिन टीमों से आपका मुकाबला था उनका बताइए, वो आपसे क्या बेहतर थे, मगर आप फिर भी उन्हें हराने में कामयाब हो गए?
वो हमसे बहुत बेहतर थे। हमारी टीम में ये था, हमारी टीम कोऑर्डिनेशन, हमारी टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। सारी चीज़ नेटबॉल पूरी गेम ही कोऑर्डिनेशन पे चलती है, ठीक है। उनका फुटवर्क बहुत तेज़ था, हमारा फुटवर्क इतना सही नहीं था, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। सिंक इन थी जी। अच्छा, तो आपने, और आप बता रही हैं बिकॉज वी आस्क्ड यू इन द ब्रेक कि क्या आपने स्कूल में स्टार्ट किया, तो आपने कहा कि नहीं, देयर इज एन एकेडमी से स्टार्ट किया, व्हिच इज सो इंप्रेसिव टू मी कि मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि ये स्पोर्ट जिसके बारे में शायद लोग इतना नहीं जानते, उसकी एक एकेडमी बनी हुई है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, मतलब बहुत से यंग लोग हैं जो सीख रहे हैं। जी, हमारी फेडरेशन बहुत सपोर्टिव है इस मामले में ना। पहले हम स्कूल, मैं तो वहाँ से स्कूलिंग करके आई हूँ अपनी। यहाँ पे जो स्कूल्स है, सिटी स्कूल्स और ग्रामर, कराची ग्रामर वगैरह, इन सब में नेटबॉल होती है, राइट। तो इन सब की वो भी होती हैं, चैंपियनशिप्स भी होती हैं, तो स्कूल लेवल पे मैचेस भी होते हैं, प्रोफेशनली खेलती हैं। हमारे साथ केजीएस की एक लड़की थी और पंजाब की 2 लड़कियां थी, गिलगित की मैं थी और बाकी कराची की थी, जो स्कूल लेवल्स पे खेल चुकी हैं और पहले भी इंटरनेशनल लेवल्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। आगे क्या इरादा है, आप बताइए। आपने कहा आपकी फेडरेशन बड़ी सपोर्टिव है, बड़ा अच्छा लगा हमें ये सुन के। मतलब कहाँ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? अभी हमारी सिंगापुर में चैम्पियनशिप आने वाली है इसकी ना, नेटबॉल की, तो हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, लाइक हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारा ग्राउंड सही नहीं है इधर, उनके पास इतने अच्छे ग्राउंड थे, लाइक एवरीवन वाज प्लेइंग, हर कोई किसी न किसी पे उस पे इन्वॉल्व था, हर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा था। तो ये देखिए मैंने कोर्ट में होता है ये गेम, ये कोर्ट में होता है? जी, इंडोर गेम है ये। एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड? अब आप सिंगापुर से भी हो आई हैं और आपने कहा उनका फुटवर्क जो है वो हमसे बहुत बेहतर है, तो क्या ट्रेनिंग एग्जैक्टली आप चाहती हैं कि वो बेहतर हो? हमें प्रॉपर कोच मिले, प्रॉपर कोर्ट मिले, ठीक है, और प्रॉपर टाइम मिले, ये मिले, फिर हम दूसरी चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। कराची में कोई कोच है प्रॉपर नेटबॉल के लिए जो डेडिकेटेड है? जी, फेडरेशन की तरफ से हमें कोच मिले हैं, वो बहुत अच्छे। ये इस तरह का हॉल है, कोर्ट है, पीएसबी कोचिंग सेंटर का, पता नहीं आप लोगों ने देखा, लेकिन बस एक ही होगा, लेकिन थोड़ा टूटा हुआ है वो। अच्छा, वो इतना उस पे भी हमें तंग किया जाता है, लाइक कभी देते हैं कभी नहीं देते। नहीं, तो वो अगर आपको नहीं देते नेटबॉल के लिए तो किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? वो उसमें बहुत सारी गेम्स होती है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह, बहुत सारी। तो वो एक ही कोर्ट है, एक ही कोर्ट, हाँ, डिफरेंट उसके लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अब एक बात जिसमें मैं वापस आऊँगी अगेन, बिकॉज आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन, कि आप बता रही हैं कि आप सुबह, अच्छा ये आप लोगों की जो वापस आप लोग आए हैं जी, कल वेलकम हुआ था हमारा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। डेफिनेटली यू गाइस डिजर्व इट फॉर अ स्पोर्ट जो कि इतना पॉपुलर नहीं है, उसमें आप चैंपियनशिप जीत लें, बहुत कमेंडेबल बात है। तो आप निशा पर्सनली, आप सुबह जॉब करती हैं, आप फिर दोपहर को पढ़ती हैं शाम को, और फिर आप रात को ट्रेनिंग करती हैं? रात को नहीं, मैं वीकेंड्स पे ट्रेनिंग करती हूँ। मतलब एक दिन की, मतलब ये इन इटसेल्फ एक एजुकेशन है फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर कि आप किस तरह टाइम मैनेज करके कितना कुछ कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन यूटिलाइज इन 24 आवर्स। यू नो, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, देन यू स्टार्ट ऑफ लाइक दिस। वी आल्सो हैव done such stuff in life. भाई हुकूमत को भी प्रोफेशनल प्लेयर्स को डेफिनेटली नौकरियां देनी चाहिए, जो कि आप तो एसोसिएटेड विद वाबडा हैं, आपने बताया है, तो ताकि आप लोग यकसुई के साथ मुआशी फिक्र के बगैर प्रैक्टिस कर सकें ना। बिल्कुल। पाकिस्तान वाबडा भी बहुत सपोर्टिव है, मैं पाकिस्तान वाबडा से खेलती हूँ, मुझे पूरे साल सैलरी मिलती है घर बैठे, लेकिन उनके लिए मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ता है नेशनल्स से पहले। पाकिस्तान वाबडा के लिए सिर्फ नेशनल्स खेलनी होती है और वो पूरे साल हमें पे करते हैं। ये दिस इज वन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बड़े वैसे स्पोर्ट्स को बड़ा ही फरोग दिया है, डेफिनेटली। पता है, ऐसी सपोर्ट होना तो फिर ऐसी बच्चियां भी ज़बरदस्त काम करती हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और बाकी मुकाबलों के लिए गुड लक, ज़बरदस्त आप परफॉर्म करें, फिर हम दोबारा आपको बुलाएं, आपकी टीममेट्स को भी बुलाएंगे। अच्छा जी, इस पे हम ज़रा गौर करें और सोचेंगे, और आपकी बच्चियाँ स्पोर्ट्स ज़रूर स्पोर्ट्स में डालें फॉर द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल, बहुत ज़रूरी है, यंग एज में ही डाल दें। ईद मोड में थोड़ा सा दोबारा चले जाते हैं, और सक्खर की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें तो ऑब्वियसली हर जगह आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि मंडी में ज़िला इंतजामिया, महकमा सेहत और महकमा लाइफ स्टॉक का कोई कैंप ही मौजूद नहीं है। सक्खर में अगर आप जानवर ले रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे लंपी स्किन, चीचड़ विचड़ सब चेक कर लीजिएगा। व्हाटएवर, खैर ये चेक हमारे लिए कौन कर रहा है? चौधरी मोहम्मद इरशाद जी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सक्खर में भी ईद उल अज़हा के हवाले से मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर की मवेशी मंडी में, जो कि राइस और दादू कैनाल के दरमियान में कायम की गई है। यहाँ जो है न सिर्फ सक्खर, गिरदनवा, बल्कि साहिवाल और भागनड़ी तक से जो है वो जानवर लाए जाते हैं। इस वक्त जो यहाँ जानवर मौजूद हैं वो 1.5 लाख से लेकर
12 लाख तक के जानवर मौजूद हैं, ताम खरीदार ना होने के बराबर हैं। खरीदारों की आमद ईद से 3-4 रोज़ पहले शुरू होगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है जानवरों की कीमतें 30 से 40% ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मवेशी पालने वालों का ये कहना है महंगाई के बायस हमने जो मवेशी हैं वो कम तादाद में पाले हैं, इसलिए जो है जानवर महंगे भी हैं। अगर मंडी में सहूलतों की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जाने से कोई खातर खास सहूलियात यहाँ नहीं है। लोगों की शिकायत हैं कि हमें कोई सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर जानवरों की बीमारी के हवाले से महकमा लाइव स्टॉक और कोरोना वायरस के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया महकमा सेहत ने भी किसी किस्म का कोई कैंप यहाँ कायम नहीं किया। जी अच्छा जी, ना कोरोना वायरस तो मतलब क्या ही है। अब ऐसे आपको मोहतात रहना चाहिए, पर्टिकुलरली कराची और हैदराबाद में तो सूरत हाल अलार्मिंग है। आप खुद ही एहतियात करें, मवेशियों की भी खुद ही चेकिंग कर लें, सब कुछ खुद ही। ठट्ठा में आपको बताएंगे हम कि क्या हालात हैं वहाँ पर। शाहिद सिद्दीकी हमें अपडेट करेंगे। यहाँ मेरे चारों तरफ जो है बकरे, बछिया, बैल, दुम्बे, हर किस्म के यहाँ जानवर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदारों की तादाद है वो हमें इंतहाई कम नज़र आ रही है। और जो ख़रीदार यहाँ पर आए हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमान पर पहुँची हुई हैं। जब हमने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने ये बताया है कि कीमतें जो महंगी हैं उसका सबसे बड़ी वजह है कि मुल्क में जो महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान है उसमें जो चारे की कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमतें जो है बढ़ गई हैं, इसलिए इन जानवरों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस मवेशी मंडी के अंदर जो कोरोना SOPs हैं उन पर भी किसी किस्म का कोई अमल नहीं किया गया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी शख्स को कोई मास्क नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी इनको जो है वो फराहम नहीं की गई है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अभी ज़रा हम चलेंगे सियालकोट। सियालकोट की फुटबॉलें तो मशहूर हैं ही, लेकिन क्या वहाँ जानवर भी उसी क्वालिटी के आए हुए हैं? जिस क्वालिटी की फुटबॉल है, व्हाट ए कंपैरिजन। वाह भाई, मतलब जानवर अगर मोटा हो तो फुटबॉल जैसा लगना चाहिए ना। उमर जा, बहुत बुरी बात है। उमर जा, टेक इट। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। यहाँ पर जो खरीदार हैं वो जोर यहाँ पर जमा हो रहे हैं और अपने मनपसंद जो जानवर है उनको खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला जारी है। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इंतजाम के हवाले से। जिला भर में, शहर भर में 3 जो मवेशी मंडियां लगी हैं उनमें क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर हम बात करेंगे DC सियालकोट से मिसर मुबास हमारे साथ मौजूद हैं। सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम हमने रखा है, जनरेटर्स अरेंज किए हैं, पानी का वाफिर इकदाम है और यहाँ पे हमारे पास जो जगह वो तकरीबन 25 एकड़ से ज़्यादा है। लंपी डिजीज़ के हवाले से पूछें तो अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक केस सामने आया था जो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जिसको दे दी गई है और अब ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आपने DC सियालकोट की जुबानी सुना है, उनका ये कहना है कि लंपी वायरस के हवाले से भी यहाँ पर खसूसी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तमाम महकमा जात के जो अमला है वो मौजूद है, खासतौर पर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं और लाइफ स्टाफ का जो अमला है यहाँ पर अपना काम जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पर ये जो बड़े साइज के बकरे होते हैं ना, थैंक यू मरजाज, फुटबॉल सियालकोट में वैसे कोई किसी को नाम देना चाहिए। इस साल तो वैसे भी फीफा और फुटबॉलर भी सियालकोट से गई हैं, तो ऐसा कोई मोटा ताजा जानवर हो तो जरूर किसी को नाम देना चाहिए फुटबॉल का। लेकिन नाम की खातिर ही लोग चाहेंगे। ज्यादातर 4 दांतों के होते हैं, जरा एक्स्ट्रा ओवरसाइज्ड बकरे वैसे। एंड आई एम नॉट रियली कीन और फैन ऑफ 4 दांतों के बकरे। वो फिर वो जरा सख्त गोश्त टाइप होता है खाने में। हाँ, इसलिए आप सीधा तिक्को बोटी पे पहुंच गए थे ना? तिक्का बोटी पे बिल्कुल पहुंच गए थे। अच्छा, जल्दी से कोविड की एक सूरत हाल जो है वो बतानी है, डराना नहीं है लेकिन बताना है। और फिगर्स बढ़ रहे हैं भाई, समझने वाले खुद ही समझ जाएं और अब एहतियात करें। तो लिहाजा पिछले 24 घंटों में अगर आपको बताएं तो नए केसेस कितने हैं? 675 न्यू केसेस, 2 डेथ्स एज वेल। सो प्लीज मंडियों में जाते हुए एहतियात करें। और वो जो मशवरा मैंने देना है वो मैं कल दूंगा आपको इंशाल्लाह, कि आपने कहां से बकरे खरीदने जहां आपको सस्ते दामों बेहतरीन क्वालिटी के बकरे मिलेंगे। कोई सनसनीखेज मूवी क्यों बनाई हुई है? सनसनीखेज इंकशाफात होंगे इस सिलसिले में कल मिलेंगे। ओके, टाटा, हैव अ ग्रेट डे।